आज भी कितने लोगों के लिए स्टॉक मार्केट एक शॉक मार्केट है। फाइनेंस की दुनिया में एक बुल बॉस बन गए। पहले रिलायंस कैपिटल के यंगेस्ट कंट्री हेड थे, बन करके 10,000 से ज्यादा फ्रेंचाइज को उन्होंने लीड करने से एक जबरदस्त शुरुआत करी थी। आज 300 लोगों की अपनी एक टीम 1.25 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स को गाइड कर रहे हैं। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म पैसा बनता है या शॉर्ट टर्म भी बन सकता है। डिप के चक्कर में पोर्टफोलियो में डिप आ जाता है। एक होते हैं ईगो बूस्टर स्टॉक। ईगो बूस्टर स्टॉक आपकी ईगो बूस्ट करते हैं। आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड सही है, इन्वेस्टर गलत है। आप तो आजकल डॉलर का भी कॉलर पकड़ रहे हो। यूके इज द वर्स्ट कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट। आप क्या कोई इंडिकेटर देखते हो? क्या देखते हो? इसीलिए आपको लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया का एक नॉस्ट्राडेमस भी कहते हैं, जाने जाते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में। अभी आगे मार्केट का फ्यूचर भारत में आपको कैसा दिख रहा है? आपने 2020 में एक आर्टिकल में लिखा कि गोल्ड इज नेक्स्ट बजूका। आज हमारे चैनल पे कोई भविष्यवाणी करना चाहेंगे? आज भी कितने लोगों के लिए स्टॉक मार्केट एक शॉक मार्केट है। नाम सुनते ही झटके लगने लग जाते हैं क्योंकि प्रॉपर नॉलेज या इन्वेस्टिंग मेथड्स का पता नहीं होता। पर आज का जो एपिसोड है आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे और बड़े क्विक टिप्स मिलेंगे एक एक मिनट के अंदर, क्योंकि आज मैंने जिनको बुलाया वो स्टॉक मार्केट को घोल के पी चुके हैं। वेलकम बैक टू द शो, जिनकी स्पीड ही उसकी यूएसपी है और यही हमारी यूएसपी। 20 क्वेश्चन, 20 मिनट और 20 आंसर। जवाब देने के लिए सिर्फ 1 मिनट, मतलब मैं दूंगा बाउंसर और आपके आंसर 60 सेकंड के अंदर। आज के जो हमारे गेस्ट हमारे सामने बैठे हैं, स्टॉक मार्केट का इन्होंने स्कैन किया है, फुल प्रूफ प्लान किया है और फाइनेंस की दुनिया में एक बुल बॉस बन गए। पहले रिलायंस कैपिटल के यंगेस्ट कंट्री हेड थे, बन करके 10,000 से ज्यादा फ्रेंचाइज को उन्होंने लीड करने से एक जबरदस्त शुरुआत करी थी। ये बात तो रिलायंस कैपिटल की थी। आज 300 लोगों की अपनी एक टीम 1.25 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स को गाइड कर रहे हैं। साथ ही में कई फैमिली ऑफिसेज जो हमारे देश के बड़े फंड हैं उनको भी मैनेज करते हैं। स्वागत करिए को फाउंडर ऑफ आशिका ग्लोबल फैमिली ऑफिस सर्विसेज श्री अमित जैन जी का। थैंक यू विवेक भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अमित जैन जी, आप एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है। हमने आपको बहुत सुना और आप पे बहुत रिसर्च भी किया है। एक सवाल 60 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है। आज आपको हम थोड़ा बांध के रखेंगे। हमारा पहला सवाल शुरू करता हूं पहले बाउंसर के साथ। स्टॉक मार्केट की मैथ्स कहती है कि मार्केट बढ़ेगी तो आप भी बढ़ोगे, लेकिन आप इस मैथ्स को गलत बताते हो। आप कहते हो ये तो एक मिथ्या है, एक मिथ है। मुझे इस मिथ के पीछे का मैथ जानना है। विवेक भाई, ऑनेस्टली अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा मिथ है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के अंदर, तो यही मिथ है कि अगर निफ्टी जो बेंचमार्क इंडाइसिस है वो ऊपर जाएगा तो मेरा पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। उसका रीज़न है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो निफ्टी के स्टॉक में तो इन्वेस्ट करता नहीं, वो इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में, जिसका निफ्टी से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ये जो मिथ है ये लोगों को निकाल देना चाहिए और यही कारण है कि पिछले 1 साल के अंदर निफ्टी तो वहीं का वहीं खड़ा है, लगभग 3% ऊपर है, पर लोगों के पोर्टफोलियो लगभग 30 से 40% डाउन है। पर निफ्टी तो वही है, तो फिर 30% डाउन क्यों है? क्योंकि आपका स्टॉक निफ्टी में नहीं था। सो ये बिगेस्ट मिथ है, लोगों को इस मिथ को निकाल देना चाहिए। माइक्रो कैप स्मॉल कैप में डालोगे जब वो निफ्टी को इंडिकेट ही नहीं कर रहा और वो निफ्टी का उससे कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। मिथ की बात चली है तो लोगों का एक बड़ा मिथ है कि किसी एक्सपर्ट की टिप उसको मैं टीप लूं यानी कॉपी कर लूं तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन होता उसके उल्टा है। टिप के चक्कर में पोर्टफोलियो में डिप आ जाता है। आपके हिसाब से टिप कितने रिलायबल हैं? इसके लिए इसको आप क्या समझते हैं? ये टिप का चक्कर वैसे तो लोग भी जानते हैं रिलायबल नहीं है, आप इसको कैसे समझाएंगे? बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप न्यूज़ पे काम करोगे तो आप न्यूज़ बन जाओगे। ठीक है, जनरली आपको ये पूछना पड़ेगा पहले कि कोई भी आदमी आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प क्यों करेगा विदाउट फीस, राइट? तो जो टिप आती है जनरली एक ऐसा पॉइंट होता है, चाहे वो टिप इंस्टाग्राम के ऊपर हो, किसी चैनल के ऊपर हो, किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हो, ये जनरली उन लोगों का एग्जिट पॉइंट होता है जो लोग ऑलरेडी स्टॉक को पहले ले चुके होते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जब उनको एग्जिट करना होता है तो वो ऐसी अच्छी रील्स बनवा लेते हैं, अच्छी स्टोरीज क्रिएट कर लेते हैं अराउंड दो स्टॉक्स, एंड तब पब्लिक लेना शुरू करती है और फिर पब्लिक को उसके अंदर लॉस हो जाता है। सो आई रिपीट, अगर आप न्यूज़ पे काम करोगे तो न्यूज़ बन जाओगे, बिकॉज आपको न्यूज़ के सोर्स का पता नहीं है अभी तक। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ टिप मिलती है रेस्टोरेंट में। अभी आगे चलते हैं।
अब पोर्टफोलियो की बात शुरुआत हो गई है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में जानना चाहता हूँ अमित जी। एक्सपर्ट्स कहते हैं लॉन्ग टर्म, पैसा लगाओ भूल जाओ, तो क्या शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म पैसा बनता है या शॉर्ट टर्म भी बन सकता है? आपकी अपनी फिलॉसफी क्या है? भाई ऑनेस्टली कौन कहता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता ही बनता है? ये भी एक मिथ है कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, ये भी एक मिथ है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। 2011-12 के अंदर निफ्टी के अंदर 2 स्टॉक्स होते थे। एक था रिलायंस कम्युनिकेशन, भाव 500 रुपया। दूसरा था भारती एयरटेल, 500 रुपया। और दोनों निफ्टी के स्टॉक हैं जो कि हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनियां मानी जाती हैं। करेक्ट। ठीक है, वो रिलायंस कम्युनिकेशन 500 से आ गया 0। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 13 साल लोगों ने वेट किया, पर क्या रिटर्न मिला? 0। और भारती एयरटेल 500 का स्टॉक आ गया 2000 रुपये। राइट, लोगों ने वेल्थ क्रिएट किया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसे लॉन्ग टर्म के लिए डालेंगे तो पैसा बनेगा ही बनेगा। हाँ, अगर आपने सही स्टॉक में पैसा लगाया है तो आपका पैसा बिल्कुल बनेगा। ये बिल्कुल सही बात है। सही स्टॉक को भी पहचानना सीखते हैं आपसे, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस सवाल में कि आप इंडिया यानी ग्लोबल इन्वेस्टिंग पर भी बहुत बात करते हैं और आप कहते हैं अंग्रेजों ने हमें लूटा है। ऐसे तो बहुत सारे क्रांतिकारी लोग बोलते थे, और लेकिन आप भी ये बात बोलते हैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से, इसलिए आज वो सबसे बर्बाद कंट्री है, उसको हमारी हाई लग गई है। यूके इज द वर्स्ट कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट। आप ऐसा कहते हैं, आप ऐसा क्यों कहते हैं? भाई ऑनेस्टली मैं नहीं कहता हूँ। आपका एक स्टेटमेंट है कि आपका बेटा झूठ बोल सकता है पर आपका डेटा झूठ नहीं बोल सकता। सो डेटा की बात करते हैं। करीबन 200 साल पहले जो यूके है, दे वर रूलिंग ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट। इंक्लूडिंग यूएस। ठीक है, तो आप मान के चलिए फॉर अ मोमेंट कि यूके एक स्टॉक है या एक कंपनी है जिसका मार्केट शेयर करीबन 40% था 200 साल पहले। पूरे बाजार का 40%। पूरे बाजार का 40%। आज उसका मार्केट शेयर कितना है? 40% का लेस देन 1%। तो क्या आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाओगे जिसका मार्केट शेयर 200 साल से कॉन्टिन्यूसली नीचे आता जा रहा है? 200 साल तो लंबा समय हो गया, 20-25 साल का बताइए कुछ। 20-25 साल में भी अगर आप स्टॉक मार्केट पे आ जाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। यूके स्टॉक मार्केट में जो साल का रिटर्न है एवरेज पिछले 25 साल का, वो मात्र 3% है। ओके। Which is less than a fixed deposit and even a saving account in India. भारतीयों की हाई लग गई उनको। I am sure. अगले सवाल पे चलते हैं। आपकी बात में दम है, लेकिन इसीलिए आपको लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया का एक नॉस्ट्राडेमस भी कहते हैं, जो कि जाने जाते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में। आपने प्रेडिक्ट किया सितंबर 2024 के अंदर कि मार्केट के बबल आने वाला है, ये मार्केट का बबल है। ऐसे प्रेडिक्शन जब आप करते हो, आपके कुछ प्रेडिक्शन बड़े अच्छे भी निकले पीछे हमने देखा, तो आप क्या कोई इंडिकेटर देखते हो? क्या देखते हो? देखिए, एक होता है इंडिकेटर भाई। इंडिकेटर प्राइमरीली होता है कि कोई भी चीज़ जो बहुत जल्दी से बहुत ऊपर जाए उस पर मेरा ट्रस्ट नहीं आता है, नंबर 1। सो जब बहुत ज़्यादा ग्रीड मार्केट में होता है, इट्स अ टाइम टू एग्जिट। अब एंट्री का समय क्या है? जब बहुत ज़्यादा फियर हो मार्केट में, इट्स अ बेस्ट टाइम टू एंटर। ये तो हुआ बिहेवियरल साइंस की बात। अब बात करते हैं फंडामेंटली हम चीज़ें क्या देखते हैं। हमें लगता है कि जब भी आपकी जो स्टॉक मार्केट की ग्रोथ है वो आपकी जीडीपी ग्रोथ के डबल से भी ऊपर निकल जाती है इन अ पर्टिकुलर स्पैन, दैट्स अ टाइम व्हेन द मार्केट लुक्स ओवरहीटेड टू अस। सो एक वो पैरामीटर था जब हमें लगा था कि एक बहुत तेज़ रैली आई थी सन 2023-24 के अंदर। उसके बाद हमें लगता था इसमें ब्रेक लगना लाजमी है, और वो ब्रेक लगा और हमने उस वक्त एग्जिट कर लिया था। ये मीडिया आर्टिकल है सितंबर 2024 का, एंड वी एग्जिटेड द मार्केट। अच्छा, मार्केट गिरता बाद में आपकी भविष्यवाणी पहले आ जाती है। 2020 में भी आपने स्टेटमेंट दिया कि कोविड से उतना नुकसान नहीं होगा जितना वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट शेयर मार्केट का सत्यानाश करेंगे, और ऐसा ही हुआ भी। तो अमित जैन जी, ये तो आपने पीछे की भविष्यवाणी थी, आज भी हमारे चैनल पे कोई भविष्यवाणी करना चाहेंगे? देखिए, 25 साल पहले गोल्डमैन सैक्स ने कहा था ब्रिक्स। एट आशिका ग्लोबल फैमिली ऑफिस सर्विस हम बात करते हैं विपिक, क्योंकि ये तो पिछले 25 साल की बात है। ब्रिक्स इज 2000 to 2025। अब आपको पैसा बनाना है 2025 के बाद, तो 2025 से 2050 तक क्या चलेगा? वो चलेगा विपिक। अब विपिक का मैं आपको बाइफर्केशन दे देता हूँ। कंट्रीज हैं ये विपिक। जैसे ब्रिक्स था पहले, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। 2025 से लेकर 2050 तक जो 5 कंट्रीज लीड करेगी वर्ल्ड को, वो होगा सबसे पहले वियतनाम, उसके बाद इंडोनेशिया,
फिलीपींस, इंडिया एंड चाइना। अगर आपको पैसा बनाना है तो इट्स बेस्ट टाइम कि आप वेस्टर्न मार्केट से वाइंड ऑफ करें और ईस्ट की तरफ वापस इन्वेस्ट करें, साउथ एशिया या फार ईस्ट एशिया। एब्सोल्युटली। सो आई ऑलवेज से दैट द टाइम हैज कम व्हेन आई कैन से दैट सन विल अगेन राइज फ्रॉम द ईस्ट। स्टॉक मार्केट में लोग दो तरीके से एनालिसिस करते हैं, सब बड़ा पॉपुलर है। कोई बात करता है टेक्निकल, चार्ट कैंडल, कोई बात करता है फंडामेंटल। प्रमोटर को देखो, उसकी शेयर होल्डिंग देखो, उसके मार्जिन्स को देखो, उसके फंडामेंटल्स को चेक करो, कोई बैलेंस शीट को देख के पैसा लगा रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि ये दोनों ही गलत है, टेक्निकल भी गलत है, फंडामेंटल भी गलत है, तो आपका कौन सा फंडा है? देखिए, हमारा फंडा थोड़ा कॉम्बिनेशन है दोनों का, कोई ना सिर्फ, क्योंकि दो व्यूज होते हैं मार्केट में। फंडामेंटल वाला क्या कहता है, स्टॉक बढ़िया होना चाहिए, जब प्राइस नीचे मिले तो आप लगा दो। पर क्या आपने कभी सुना है कोई टेक्निकल वाला बंदा ये बोले कि जब प्राइस नीचे हो तो लगा दो? वो जितना नीचे जाएगा वो कहेगा बेच दो, शॉर्ट करो। तो आप किसकी बात सुनोगे, फंडामेंटल की या टेक्निकल की? ये कंफ्यूजन हर इन्वेस्टर के दिमाग के अंदर है, ठीक है। तो हमने इसका एक जॉइंट अप्रोच निकाला है, व्हाट वी कॉल इज टेक्नो फंडा। तो हम क्या करते हैं, हम स्टॉक तो फंडामेंटली चूज करते हैं, बट उसको बाय जो करते हैं वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बाय करते हैं। हम ये नहीं देखते कि स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे हम खरीद लें, क्योंकि उसमें रिस्क हमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। हिंदुस्तान के अंदर करीबन 7,000 से ऊपर ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड है भाई। अगर ये स्टॉक नहीं तो अगला स्टॉक। सो वी ऑलवेज से वी डोंट बाय द स्टॉक, वी बाय द प्राइस। स्टॉक अगर फंडामेंटली बढ़िया है तो हम उसको सही दाम पे खरीदते हैं, सो दैट वी कैन मेक रिटर्न इन आवर पोर्टफोलियो। धंधे में बहुत इंपॉर्टेंट है किस कॉस्टिंग पे आप, किस प्राइसिंग पे आप काम करते हैं। और मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ 10 ईयर्स ऑफ लेगेसी ऑफ लीडरशिप फनल, जहाँ पे हम CGP की बात करते हैं, कैश, ग्रोथ और प्रॉफिट। ये तीनों पिलर बड़े इंपॉर्टेंट हम मानते हैं हमेशा। और मैं स्टॉक मार्केट में अगर अपना कोई चीज़ वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, जिस भी स्टॉक पे आप ध्यान दे रहे हैं, देखिए उनका फ्री कैश फ्लो कैसा है, लगातार रेवेन्यू ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तीनों अलग चीज़ें हैं। कैश फ्लो अलग है, ग्रोथ यानी कि रेवेन्यू बढ़ना अलग है, प्रॉफिट यानी कि राइट मार्जिन्स अलग हैं, कॉम्प्स के मुकाबले अच्छे मार्जिन्स बिल्ड कर रहे हैं। तो ये इसी पे हम लोग फोकस करते हैं। योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू IPO लीडरशिप फनल प्रोग्राम को अब 10 साल हो गए हैं। जो भी 2, 5, 10, 20, 50, 100 करोड़ पे फंसे हैं, आप लोग आ सकते हैं, आपका स्वागत है। और अगले इवेंट में अमित जी हम आपको भी इनवाइट करते हैं। प्लेजर इज माइन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बिजनेसमैन और इन्वेस्टिंग का फ्यूचर तो अच्छा है, लेकिन परिवार कई बार बटा सा दिखता है और फैमिली थोड़ी कंफ्यूज सी दिखती है। माँ कहती गोल्ड ले लो, हाँ, पापा कहते जमीन ले लो, है जी, दादा कहते FD लगा लो, वो तो पहले से FD पे चलते आ रहे हैं, और भाई कहता है इक्विटी में डाल लो, क्योंकि भाई अभी यंग है तो इक्विटी मार्केट उसको ज़्यादा समझ में आ रही है। आप बताइए, परिवार में किसकी सुनी जाए, किसको सुनाया जाए? भाई ये क्वेश्चन तो टफ है, कि जब परिवार की बात आती है हिंदुस्तान के अंदर तो हम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, बट स्टिल आई ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं कुछ ऐसा सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम परिवार में कॉन्फ्लिक्ट आए ही ना, मैं कोशिश करता हूँ। तो हमने एक गोल्डन रूल बनाया हुआ हमारी टीम ने कि जो भी आपकी एज है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एज 30 है, राइट, मैं 100 माइनस जो भी आपकी एज है निकल के आया 70% आपका पोर्टफोलियो शुड बी इन इक्विटीज and rest should be in gold or real estate or your fixed deposit. When I become 40, तो 60% एक्सपोजर। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इक्विटी का एक्सपोजर घटता जाए, बिकॉज मुझे रिस्क कम करना है अपना। I want more stable income. My home EMI will be much higher going forward. I will have other commitment for my school kids commitments and their fees and all that. So जैसे से मेरी एज बढ़ेगी इक्विटी का एक्सपोजर घटता जाए, रिस्क घटता चला जाए। और ये गोल्डन रूल है, ये आज तक किसी ने भी पूरी दुनिया में फ्रेम नहीं किया अभी तक। शेयर करो सबको। या अच्छा, इक्विटी में भी एक एम्बिग्विटी है। आपने इक्विटी की बात करी, कोई कहता है बीजेपी है इसलिए इंफ्रा में लगाओ, बीजेपी इंफ्रा पे बहुत फोकस कर रही, कोई कहती है फार्मा बूमिंग है, अभी आपने भी आज फार्मा की बात किया, कोई कहता है कि ट्रम्प है तब तक IT टच मत करना भैया, IT से दूर रहो। आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर अगला मल्टी बैगर बनने वाला है? देखिए, इंडिया में एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम इंडियंस बहुत अडेप्टेबल हैं। हमने 1990s में इंग्लिश को अडॉप्ट किया, and now we are the most highest English speaking population in the world. One, we adopted computers in 1990s, and we are the IT hub of the world. So ये जो transition Indians का, Indians are very adaptable. They can work under any circumstances. That's how we are being groomed, right? तो हमें लगता है कि इंडिया का ट्रांजिशन अभी IT से अब हम AI की तरफ आएंगे, और हमें लगता है कि हम काफ़ी प्रोडक्ट्स को भी इनोवेट करेंगे अभी वर्ल्ड वाइड, इवन इन IT एंड लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स वी आर गोइंग टू इन्वेंट. सो AI लुक्स ग्रेट टू अस, वन. नंबर टू, फार्मास्यूटिकल सेक्टर
where we believe that we have such a low cost production for the world, we can be a pharma hub of the world by 2050. So these two sectors we are extremely bullish on, where we see a great potential for being a multi-bagger. आपके हिसाब से ये 90% जो रिटेल इन्वेस्टर है ये क्या गड़बड़ करते हैं? ये 90% का आंकड़ा इतना सुनते हैं, ये सबके सब इतनी क्या गड़बड़ कर रहे हैं? विवेक भाई, ये क्वेश्चन का आंसर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मार्केट जो मैंने सीखा है मार्केट के अंदर, मार्केट आपकी एक गलती को माफ़ कर सकता है पर आपकी 2 गलतियाँ माफ़ नहीं करता है. एग्जाम्पल, अगर आपने मार्केट को ऊंचे दाम पे खरीद लिया, ये आपकी पहली मिस्टेक है. अगर लेकिन आपने उसे नीचे जब मार्केट क्रैश किया, बिकॉज मार्केट बहुत ऊंचा था, बहुत तेजी से ऊपर गया था, और आपने नीचे दाम पे उसको बेच दिया, तो आपकी दूसरी मिस्टेक है. तो मार्केट आपकी दूसरी मिस्टेक कभी माफ़ नहीं करेगा. सो जनरली अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, अगर आप एक गलती करेंगे, आपसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा शांत बैठें, थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करें और उस स्टॉक को एक बार टर्न अराउंड होने दें और वेट करें. ये जो लॉस बुक करने की टेंडेंसी है, ये गलत है. फियर में होता है. फियर में होता है. एंड अगर आपका स्टॉक फंडामेंटली बढ़िया है तो आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए. तो ये गलती रिटेल इन्वेस्टर्स अगर कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए. दैट्स स्ट्रिक्टली नॉट टू डू थिंग. रिटेल इन्वेस्टर की आपने गलती तो बता दी, लेकिन आप कहते हो कि रिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा बड़ी गलती लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं. आपका, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड सही है, इन्वेस्टर गलत है. ये इन्वेस्टर क्या गलती करता है? म्यूचुअल फंड में तो भाई कोई और कर रहा है मेरा पैसा मैनेज, तो इन्वेस्टर की क्या गलती है? देखिए, म्यूचुअल फंड सही है, बिल्कुल सही है, तो हमारा एमफी कहता है. ठीक है, हम हमेशा ये पूछते हैं क्या आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम सही है. म्यूचुअल फंड के अंदर करीबन 2000 स्कीम्स हैं और 2000 म्यूचुअल फंड स्कीम्स 2000 केमिकल कंपोजिशंस हैं. आप ए मिलाओ, बी मिलाओ, सी निकल आता है. आप सी मिलाओ, ए मिलाओ तो डी निकल आएगा. आप बी और डी निकालो तो मिलाओ तो ई निकल के आ जाएगा. इट्स सो मेनी कंपोजिशन. एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके अंडरलाइंग स्टॉक मोस्टली सेम होते हैं. जो हमने ऑब्जर्व किया मार्केट के अंदर कि रिटेल इन्वेस्टर गलती क्या करता है, वो अपनी एएमसी को डाइवर्सिफाई कर लेता है पर अंडरलाइंग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करता है. से एग्जाम्पल, मैंने लिया टाटा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड. ओके, मैंने ये भी लिया, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कोटक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मैंने वो भी ले लिया. दोनों के स्टॉक सेम है. सेम है. तो आपको एएमसी डाइवर्सिफाई नहीं करनी है, आपको अंडरलाइंग स्टॉक और अंडरलाइंग थीम को डाइवर्सिफाई करना चाहिए. और ये मोस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर काफी हद तक मिस कर जाते हैं. वेरी गुड पॉइंट. बिकॉज दे जस्ट से दे ओनली वर्क ऑन न्यूज. ये स्कीम बढ़िया है, लगा लो. ये स्टॉक बढ़िया है, लगा लो. सो दे हैव टू एनालाइज देयर पोर्टफोलियो कि अंडरलाइंग थीम हैज टू बी डाइवर्सिफाइड. अलग अलग जगह से एक ही स्टॉक में घुसते चले जा रहे हैं. ओके, मैंने कहीं पढ़ा कि आप कह रहे थे कि एक होते हैं पोर्टफोलियो स्टॉक और एक होते हैं ईगो बूस्टर स्टॉक. एक में आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक में आता है रिटर्न ऑन ईगो. क्या अंतर है दोनों में? आपने आंसर कर दिया एक भाई. एक में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक में रिटर्न ऑन ईगो. क्योंकि ईगो बूस्टर स्टॉक आपकी ईगो बूस्ट करते हैं. आप जब भी कहीं शादी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, सोशल गैदरिंग में जाते हैं, अरे मैंने वो स्टॉक लिया था यार भाई, वो डबल हो गया 6 महीने के अंदर. पर आप ये नहीं बताते कि आपने जिस स्टॉक में डबल किया और आपका अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो आपने उसमें कितने रुपए लगाए थे, वो नहीं बताते हैं. क्योंकि पक्की बात है कि अगर वो स्टॉक डबल हुआ है तो आपने 1 करोड़ में से शायद 1 या 2 लाख रुपए ही लगाए होंगे. राइट. तो ये होते हैं ईगो बूस्टर स्टॉक, जहां परसेंटेज रिटर्न बहुत ज्यादा होता है पर आपका एलोकेशन हमेशा कम रहेगा बिकॉज इट कम विद लॉट ऑफ रिस्क. एक ऑप्शन. दूसरा आता है पोर्टफोलियो स्टॉक्स. ये वो स्टॉक है जहां केवल 3 स्टॉक में मैं 100 करोड़ रुपए डाल सकता हूँ. तो पता है आसानी से गिरेंगे नहीं गिरेंगे. रिलायंस जैसी चीज हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गया, इसका वेट निफ्टी के अंदर 12-13% है. अगर निफ्टी को गिरना है तो एचडीएफसी बैंक को गिरना पड़ेगा. ठीक है, तो मुश्किल है. ठीक है, तो वहां मैं 100 करोड़ 3-4 स्टॉक में डाल सकता हूँ. आईटीसी हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया. ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं. तो इन 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो एक तरफ और ये 50 ईगो बूस्टर स्टॉक का पोर्टफोलियो एक तरफ. इन 5 में आपको पीस मिलेगा और रिटर्न मिलेगा. इसमें आपको स्लीपलेस नाइट्स मिलेंगी पर थोड़ी सा ईगो बूस्टर होगा. अच्छा, एक कहावत है, यू कांट बीट द इंडेक्स इन लॉन्ग रन. क्या कहावत है ये, यू कांट बीट द इंडेक्स इन द लॉन्ग रन? आपका क्या मानना है इस कहावत पे? थोड़ा इसको मैं चाहता हूँ कि आप डाइसेक्ट करके समझाइए. देखिए, ये आपने कहा कहावत है तो ये ओल्ड सेइंग है, बट आई डोंट बिलीव इट बिकॉज वी कीप बीटिंग इंडेक्स एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आप हमारी रिसर्च का हमारे वेबसाइट पे जाके आप देखते हैं तो जब निफ्टी ने 3% रिटर्न दिया है
जो आपने बात करी, हमारी रिटर्न अगर आपने हमारे हिसाब से एंट्री और एग्जिट करी तो उसमें 36% रिटर्न है। तो इंडेक्स 3% और हमारा रिसर्च 36%। तो इंडेक्स बीट करना तो बहुत दूर, हमने इंडेक्स से भी 12 गुना बेटर परफॉर्म किया है। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज़। सो हमें लगता है कि अगर आप स्विच टाइमली करते रहें चीज़ों को, आपने लिया, आपने बेचा और फिर दूसरे अंडरवैल्यूड स्टॉक में आप आ गए, ठीक है, आप पैसा कमा सकते हैं और इंडेक्स से काफ़ी बेहतर कमा सकते हैं। टू गिव एन एग्जाम्पल, दिस इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल टू इक्विटी मार्केट, इट इज़ एप्लीकेबल टू इवन रियल एस्टेट। जिसने भी चांदनी चौक से गुड़गांव मूव नहीं किया 2010 में या 2005 में, उसके पैसे नहीं बने। चांदनी चौक में भाव 20 साल पुराना है और गुड़गांव में भाव 20 गुना हो गया है। अच्छा, अब अगले सवाल पे चलते हैं। रिटेल इन्वेस्टर हो या प्रो इन्वेस्टर, हर किसी के अपने ना कुछ कोर इन्वेस्टमेंट के रूल्स होते हैं। आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट से पहले कोई 3-4 पैरामीटर जो सबसे ज़्यादा जरूरी हो? देखिए, 3-4 पैरामीटर में हम सबसे पहले देखते हैं, 4 पैरामीटर में लेके चलता हूँ रफली। नंबर 1, राइट इकोनॉमी, ओके, विच इज इंडिया फॉर अस। राइट सेक्टर, अगर आप राइट सेक्टर में नहीं हो तो आपकी कंपनी कितनी अच्छी क्यों ना हो, वो ज़्यादा दिन अगेंस्ट द टाइड नहीं चल पाएगी। तो टेलविंड मिल जाएगा, टेलविंड मिल जाएगा आपको अगर आप राइट सेक्टर में हो। नंबर 3, राइट स्टॉक, उसमें आपका राइट मैनेजमेंट, राइट बिजनेस मॉडल, राइट प्रॉफिटेबिलिटी और राइट जो आप लीडरशिप फनल में सिखाते हैं, वो चारों पैरामीटर उसके अंदर इंक्लूड कर लें तो राइट कंपनी, टेक्नो फंडा लगा दो। हाँ, उसके साथ साथ। और चौथा जो पैरामीटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट प्राइस। राइट प्राइस पे लोग फोकस नहीं करते। इफ समवन सेज कि भैया स्टॉक खरीद लो, आप खरीद लेते हो, बट आप ये नहीं देखते हो कि आप उसको लाइफ टाइम हाई पे खरीद रहे हो। जो स्टॉक ऑलरेडी 1 साल में 3 गुना चल चुका है, तो ऑलरेडी कोई एग्जिट कर रहा है और तब वो न्यूज़ मार्केट में आ रही है। सो आई थिंक राइट प्राइस इज द बेस्ट थिंग आउट ऑफ दीज 4। फैंटास्टिक। वह बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट हो रहा है। आप सबको मैं याद दिला देता हूँ, एक बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट और 2020 पॉडकास्ट, इन दोनों के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा प्लेलिस्ट दिया हुआ है। इस प्लेलिस्ट में जाके बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट और 2020 मतलब 20 मिनट में 20 सवाल, और बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट मतलब इन डेप्थ डिटेल लर्निंग्स, अनलिमिटेड लर्निंग्स। अब तक मैं कई इंडस्ट्री से वीडियो बना चुका हूँ, इन दोनों की प्लेलिस्ट है। और अगर आपको अपनी पसंदीदा इंडस्ट्री ना मिले तो कॉमेंट में मुझे बता दो, अगले वीडियो में मिल जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस टू मेक मनी, यू जस्ट नीड टू बाय अ गुड स्टॉक। आपके लिए गुड स्टॉक के क्या मायने हैं? ये 4 पैरामीटर ही हैं या कुछ और भी है? इफेक्टली दीज 4 पैरामीटर्स, बट इसके साथ साथ हमें लगता है कि राइट एलोकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मेक मनी। बट व्हाट हैपन्स कि जो आपके ईगो बूस्टर स्टॉक है, एज वी टॉक्ड अबाउट, राइट, उसमें आपका एलोकेशन कम था बट आपका पर्सनल रिटर्न बहुत ज़्यादा था। बट ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न कितना बना? हार्डली 1 or 2%, दैट्स इट। सो आई थिंक इन चारों चीज़ों के अलावा अगर एक पोर्टफोलियो एलोकेशन प्रॉपर हो जाता है, देन यू कैन मेक अ कंप्लीट पोर्टफोलियो, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल नॉट इवन अ गुड स्टॉक, वी कॉल इट गुड पोर्टफोलियो। रिटेल इन्वेस्टर से आप कभी अगर बात करो तो एक बात पूरे अफसोस के साथ कहता है कि काश उस टाइम पे पैसा डाल दिया होता। ऐसा बहुत बार ही सुना है हमने, यार उस टाइम पे डाल दिया होता, क्योंकि अब तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स वायरल आते हैं, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप बताओ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये राइट टाइम क्या होता है? क्योंकि आप ये इन्वेस्ट राइटली, स्विच टाइमली, इन सब पे बहुत बात करते हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट आंसर देता हूँ इसका। जब भी सारे चैनल्स के ऊपर, चाहे वो यूट्यूब हो, बिजनेस चैनल्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जब स्टॉक मार्केट एनालिस्ट आना बंद हो जाए और वे बोले कि मार्केट में कुछ नहीं रखा है भाई, जैसा कोविड के टाइम हमने देखा था, दैट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट। 1, बिकॉज मैं, अगर आप याद रखें कि कोविड के अंदर जब निफ्टी 7,500 के ऊपर आया था, तब किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ये 25,000 जाएगा। लोग केवल एक बात कर रहे थे, पैसा क्या है? पैसा सिर्फ हाथ का मैल है, राइट? तो ऐसे मौके आते हैं। ये मौका कोविड में भी आया था, इससे पहले ये मौका सन 2008 में आया था जब लेमन ब्रदर ने अपनी बैंक्रप्सी को फाइल किया था। अगर आप उन लो से मार्केट को देखेंगे तो आपको बहुत फिनोमिनल रिटर्न्स दिखेंगे। एंड ये टाइम होता है जब आप पूरा 100% पैसा आप स्टॉक मार्केट में आप डाल सकते हो फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। फैंटास्टिक। अगला सवाल मैं इसी से ले लेता हूँ। इनको हम लोग ब्लैक स्वान सिचुएशन भी बोलते हैं, बड़ी रेयर सिचुएशन। 2008 हो गया, कोविड हो गया, पर इन्वेस्टमेंट के जो बड़े सैनिक होते हैं, सेना वाले सैनिक, वो पैनिक नहीं होते, इसीलिए वो सैनिक होते हैं। तो लेकिन रिटेल वालों का ऐसी सिचुएशन में तेल निकल जाता है, हालत ख़राब हो जाती है। तो इस पैनिक का कोई टॉनिक है आपके पास? इसका टॉनिक आई थिंक
देयर इज ओनली वन टॉनिक, अगर आपका क्वालिटी स्टॉक है, बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि या तो स्टॉक खराब है या मार्केट खराब है। अगर स्टॉक खराब ठीक है, स्टॉक ठीक है और मार्केट खराब है, यू शुड एवरेज आउट द स्टॉक। आप एवरेज करो, फिर आपका पक्का पैसा बनेगा। और आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैंने स्टॉक खरीदा था तो मैंने क्या फंडामेंटल रिसर्च उसके ऊपर की थी। डू आई स्टिल बिलीव इन द कंपनी और हैव आई लॉस्ट द फेथ ऑफ द कंपनी? सो अगर आई रिपीट, अगर अच्छा स्टॉक खराब मार्केट में अच्छे दाम पे मिल रहा है तो हमें एवरेज भी करना चाहिए और खरीदना भी चाहिए। दैट्स द ओनली वे यू कैन मेक मनी इन द लॉन्गर रन। आप तो आजकल डॉलर का भी कॉलर पकड़ रहे हो। आपके हिसाब से डॉलर सबसे मिस्ड प्राइस्ड करेंसी है, ओवर प्राइस्ड करेंसी है, राइटली प्राइस्ड नहीं है? थोड़ा समझाइए इसको। एब्सोल्युटली आई बैंग ऑन, मतलब आई बिलीव इन दैट। सो अगर मैं बात करूं इवन चैट जीपीटी की, मैं तो गलत हो सकता हूं, इंसान हूं। चैट जीपीटी तो पूरी दुनिया का आइडिया है, कौन क्या बोलता है, क्या लिखता है, क्या लॉजिक है एंड ऑल दैट। आप अगर चैट जीपीटी से भी चेक करेंगे और फैक्ट्स को चेक करेंगे तो यूएस डॉलर ने 1920 से लेके और 2025 तक यूएस फेड बना था शायद 1916 के अंदर। आप लगभग 110 साल मानो आप, जब से डॉलर फॉर्म हुआ है जी। 110 साल में उसकी परचेजिंग पावर 96% डाउन है। 96% परचेजिंग पावर डाउन है। तो ये ऑलरेडी एक ऐसी करेंसी 96% डाउन होने के बाद भी मिसप्राइज्ड है, बिकॉज इस करेंसी के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास नहीं है। अगर आप मेरे से पूछे तो यूएस एक ऐसा स्टॉक है जिसका सेल्स तो है करीबन 40 रुपया, जो उसका जीडीपी का नंबर है। सेल्स है 40 रुपया, उसका डेट है 240 रुपया और प्रॉफिट है 0। सर्विस कर नहीं सकता डेट। अच्छा, बाकी फंड मैनेजर्स कहते हैं कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन आप कहते हो कि पैसा गंवाना सबसे आसान है। ऐसे मुझे भी लगता है, पर मैं जानना चाहता हूँ आप ऐसा क्यों बोलते हो? देखिए, स्टॉक मार्केट में जहाँ तक फंड मैनेजर कहते हैं पैसा कमाना आसान है, बिकॉज दे आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड। सो अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ और मुझे पैसा कमाना है और मैंने एक प्रोफेशनल को आउटसोर्स कर दिया है, तो आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। बिकॉज वो आप म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगा रहे हो जहाँ 50-60 स्टॉक का कॉम्बिनेशन है। एक ऑप्शन हो सकता है आपकी ग्रोथ स्लो हो क्योंकि आप टू मच डाइवर्सिफाइड हो, पर आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाइड है। तो आप फंड मैनेजर के थ्रू आप पैसा लगाते हो, आप पैसा कमा सकते हो। पर जब आप खुद लगाते हो तो आप एक स्टॉक में लगाते हो, 2 स्टॉक में लगाते हो, और वो स्टॉक अगर 10% गिर गया तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप उसको एवरेज कर सके, राइट। तो ऐसा मैंने 90% केसेस में देखा है कि लोग म्यूचुअल फंड में तो पैसा कमा लेते हैं, बट जब खुद का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें जनरली लॉस ही रहता है। सो आवर एडवाइस टू रिटेल इन्वेस्टर इज ऑलवेज गो थ्रू अ म्यूचुअल फंड रूट, जहां आपको स्ट्रेस फ्री रिटर्न आराम से ओवर अ लॉन्गर पीरियड टाइम अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अच्छा, आपने 2020 में एक आर्टिकल में लिखा कि गोल्ड इज नेक्स्ट बजूका, और उस समय 32,000 का गोल्ड, आज हम देख रहे हैं 1,32,000 भी टच किया, बीच में 400% के आसपास रिटर्न आ गया। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि मार्केट ठीक होती गोल्ड पे होल्ड लग जाएगा। आपके हिसाब से गोल्ड का फ्यूचर अब कैसा है? यहाँ पे ऑलरेडी इतना हाई आ चुका है गोल्ड, क्या लगता है आगे क्या होगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हमने बोला था गोल्ड का दाम 32,000 के आसपास था, अभी 1,32,000, लगभग 400% का रिटर्न है। हमें लगता है कि गोल्ड में एक परपेचुअल बुल रन है 2035 तक। हाँ, लेकिन गोल्ड क्योंकि इतनी तेजी से भागा है, जैसा मैं हर चीज़ में कहता हूँ, जो भी एसेट क्लास बहुत तेजी से भागती है, कहने के उसमें या तो वो क्रैश होती है या उसमें वो रुकाव आता है। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर एक रेंज बन जाएगा धीरे धीरे। अभी तो वो नया हाई टच कर रहा है, अभी 1,32 का है। आप मांगे चलिए जो नया रेंज रहेगा वो करीबन 1,20 से लेके 1,10 से लेके और 1,60-1,70 तक का रहेगा आने वाले 5 साल तक। गोल्ड कहीं ना कहीं अब ठहराव में आएगा और उसको हम जनरली बोलते हैं टाइम करेक्शन। लेकिन कोई बोलता है गोल्ड में क्रैश आएगा तो वो लगभग नामुमकिन है, और अगर वो क्रैश आया भी तो बहुत दिन सस्टेन नहीं करेगा। नहीं सर, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छे आंसर दिया आपने। जिस स्पीड से आपने चीज़ों को क्लियर किया ना, आई एम श्योर इन्वेस्टमेंट को लेकर के लोगों के पर्सपेक्टिव ज़रूर चेंज हुए होंगे। उनमें कॉन्फिडेंस और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई होगी, और आएगी भी क्यों नहीं, कि जिस तरह आपने सॉलिड स्ट्रैटेजीज से अपने बिजनेस के
खुद के बिजनेस को भी स्क्रैच से उठा करके स्केल किया है, वो अपने आप में लर्निंग का एग्जाम्पल है। अमित जी, आपसे ये सीखने को मिला है कि अगर सोच बड़ी हो तो बैलेंस शीट ज़रूर बड़ी हो जाएगी। फिर चाहे आप कहीं से भी शुरुआत करें, आप यहाँ पे आए, आपने आकर के शेयर मार्केट के कई मिथ्स को और इन्वेस्टर्स के कन्फ्यूजन्स को बहुत अच्छा क्लियर किया है। इन्वेस्टमेंट के लिए सबको आपने खूब इंस्पायर भी किया, उसके लिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सब व्यूअर्स से मैं कहूँगा, बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट और 2020 पॉडकास्ट, ये दोनों अलग अलग हैं। ये 2020 था, एक बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट भी, ये दोनों की प्लेलिस्ट आ गई, जरूर जाकर चेक करिए। कमेंट में बताइए कौन से इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को मैं लेकर के आऊँ जिनसे आप इंस्पायर भी हों और रियल इंप्लीमेंटेबल स्ट्रैटेजी को सीख करके अपने धंधे में आप इंप्लीमेंट कर पाए। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 मोस्ट सब्सक्राइब्ड एंटरप्रेन्योरल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद। अमित जी, आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।